नमस्कार, मैं हूं तरुण झा और आप देख रहे हैं राजनीति के धुरंधर। राजनीति के धुरंधर में आज हम बात करेंगे राजनीति के नए उभर रहे धुरंधर के अन्नामलाई के बारे में। के अन्नामलाई पिछले दिनों बीजेपी छोड़कर अपने रास्ते निकल गए हैं। वो रास्ता उनका कितना सहज है, उसमें उनको कितनी कामयाबी मिल सकती है और बीजेपी के साथ चलने में क्या दिक्कतें थी, इस सब पर बात करेंगे हम अपने साथी पत्रकार कृष्ण कुमार चौहान जी और शिवम यादव जी से। चौहान साहब, के अन्नामलाई बहुत कम समय में राजनीति के धुरंधर बनकर उभरे हैं। हम चाहेंगे पहले तो आप हमारे दर्शकों को इनकी राजनीतिक सफर के बारे में बताएं। देखिए, के एन अन्नामलाई के आईपीएस थे और आईपीएस के बाद उन्होंने आईपीएस को 2011 में बने थे और 19 में इस्तीफा देके, और इससे पहले शायद इंजीनियरिंग से बीटेक थे। हाँ, बीटेक इंजीनियरिंग और आईएम से ये पढ़े हैं। हाँ, पढ़े हुए एमबीए हैं। किया है उन्होंने। तो इन्होंने 19 में इस्तीफा देके और ये बीजेपी 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए। राजनीतिक इच्छा सबकी होती है, कोई व्यक्ति अगर कुछ करना चाहता है तो कई सारे आईपीएस हुए हैं देश में, जो पहले आईपीएस थे फिर राजनीति में आ गए। तो के अन्नामलाई भी 2020 में बीजेपी में आ गए और 2021 में उनको बीजेपी ने तमिलनाडु का अध्यक्ष बना दिया। उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़ दी कि आप पार्टी को चलाइए। तो उसी हिसाब से उन्होंने अन्नामलाई ने बहुत मेहनत की, वहाँ बीजेपी को उठाने के लिए बहुत काम किया, आंदोलन चलाए, कई सारी चीज़ें की और वो पार्टी को एक तरह से पार्टी का ग्राफ अप करते हुए जा रहे थे। चुनाव लड़ा, लेकिन 21 में उन्होंने विधानसभा का वो हार गए, लेकिन उससे उन्हें बहुत सारी सीख मिली। उसके बाद उन्होंने एक पदयात्रा शुरू की 23 में, उसका उन्हें बहुत फायदा हुआ और 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव भी लेकिन वोट अच्छे आए थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। अब क्या होता है, अब जो ये चुनाव आते हैं 26 के, ये विधानसभा के चुनाव है, उसमें अन्नामलाई को एक तरह से साइडलाइन कर दिया जाता है। एआईडीएमके के साथ जो बीजेपी का गठबंधन था उस पर बीजेपी ज़्यादा फोकस करी। जैसे एआईडीएमके कहता गया, बीजेपी वैसे वैसे करती गई और के अन्नामलाई को एक तरह से कॉर्नर कर दिया, कॉर्नर पर भेज दिया गया। तो अन्नामलाई को तभी से लगने लगा कि भाई पार्टी में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची है, क्योंकि उनको अध्यक्ष पद से बैठा दिया गया चुनाव से एन मौके पर अध्यक्ष बैठे। तो इससे अन्नामलाई को एक तरह से, भाई कोई व्यक्ति अगर इतनी मेहनत कर रहा है और लग रहा है कि मैं पार्टी के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तो उन्होंने फिर यही समझा कि भाई चुनाव खत्म हो जाए, उसके बाद मैं बीजेपी से इस्तीफा देके अपना नया जो भी शुरू करना होगा वो शुरू करूंगा। और उन्होंने वही किया और अब वो देखिए क्या करते हैं आगे। जी शिवम, अब अन्नामलाई और बीजेपी की राहें अलग अलग हो गई हैं। दोनों एक दूसरे की तमिलनाडु में जरूरत थी। अन्नामलाई को बीजेपी जैसे फोर्स की जरूरत थी और बीजेपी को अन्नामलाई जैसे लीडर की जरूरत थी। उसके बावजूद विचारधारा भी मैच करती है दोनों की, उसके बावजूद दोनों की राहें अलग हो गई। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? मैं जिम्मेदार मानता हूं वक्त को, क्योंकि वक्त जिसके साथ होता है, जिस घोड़े की जीत हो रही होती है उस पर हर एक दाव लगाना चाहता है और जो जीत नहीं पाता उस पर कोई दाव नहीं लगाना चाहता। इसको इस तरीके से आप समझ लीजिए कि किसी भी हारती हुई चीज के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। और अंत में क्या मायने रखता है कि आपने रिजल्ट कितना अच्छा दिया, रिजल्ट कैसा दिया। जितने भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अगर वो खुद ही हार जाए, खुद ही अपनी सीट ना निकाल पाए, तो उस पार्टी के लिए वो चेहरा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो। राहुल गांधी पे भी उंगलियां इसीलिए उठती हैं कि कई बार वो हारते हैं, कई बार वो जीतते हैं। जिस तरीके से वो एक पैतृक अपनी सीट से हार गए स्मृति ईरानी से, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। तो जब आप पार्टी अध्यक्ष हैं और आप जीत नहीं पा रहे हैं, तो बीजेपी ऐसे घोड़े पे दाव नहीं लगाना चाहेगी। मुझे अपने जो लोग हैं उनसे यही फीडबैक मिला कि क्योंकि के अन्नामलाई वैसे तो बहुत अच्छे हैं, सोशल मीडिया पे उन्होंने अभी नई पार्टी बनाने के बाद 15 लाख फॉलोअर जोड़ लिए, ये सारी चीजें हुई, लेकिन धरातल पे अगर आप जीत नहीं पा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनती है पार्टी के लिए। चौहान साहब, अन्नामलाई आगे जिस रास्ते पर चले हैं उसमें आप उनकी कितनी उज्जवल संभावनाएं देखते हैं? देखिए, अन्नामलाई में सबसे बड़ी बात क्या है कि वो आईपीएस रहे और एक वो जुझारू किस्म के इंसान है। उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना है। अब बीजेपी में रहते तो बीजेपी ने तो उन्हें कह दिया था कि भाई आप सेंटर में आ जाइए, आपको हम राज्यसभा भेज रहे हैं, हो सकता है मंत्री पद भी मिल जाता। लेकिन के अन्नामलाई ने साफ कह दिया कि मैं अपने राज्य की राजनीति में रहूंगा। बीजेपी ने ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को नहीं माना। 2 दिन तक सोचा, उन्होंने मना कर दिया कि मुझे आपका ऑफर, ये वाला ऑफर नहीं चाहिए, मैं तमिलनाडु की राजनीति में ही रहूंगा और वहीं कुछ करूंगा। तो इसीलिए उन्होंने अपना नया एक संगठन भी बना दिया। वो संगठन का आपको पता ही होगा कौन सा संगठन है, वी द लीडर। तो वी द लीडर के जरिए, उसका तमिल में कुछ नाम है, वो अभी याद नहीं आ रहा है ऐसा। तो वो उस संगठन के जरिए अपने आप को दोबारा से, उनकी फैन फॉलोइंग तो है वहाँ बहुत सारी,
लोग बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो वो अपने आप को वहाँ स्थापित करना चाह रहे हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत उनके साथ सबसे बड़ी ये है कि उन पर आरोप लगने शुरू हो गए अभी से ही। अब वहाँ लोग उनको बीजेपी की बी टीम बताने लगे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है जी, क्योंकि बीजेपी से निकल के आए हैं वो। लेकिन 24 घंटे में उनके यहाँ 10 लाख से ज़्यादा वोलेंटियर ने रजिस्ट्रेशन करवाया, और कल जब वो लौटे वहाँ तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। बिल्कुल, इस सबको देख के लगता है कि वो विजय के मुकाबले एक चेहरा बन सकेंगे, अपने लिए नई जमीन तलाश सकेंगे। देखिए विजय तभी तो हिट हो गए। विजय ने एक अलग तरह की राजनीति करके एक अलग तरह का अपना संगठन बना के वो हिट होते चले गए। लेकिन विजय में अंतर है। विजय जो है सिर्फ ले देकर एक हीरो ही है, और वहाँ जनता हीरो से ज्यादा पागल है। जबकि अन्नामलाई की अपनी व्यक्तिगत मेहनत से हासिल की हुई उपलब्धि बहुत बड़ी है। बीजेपी का वोट बैंक भी बहुत बड़े वोट परसेंटेज देखिए बीजेपी का जब अन्नामलाई कितना बड़ा है, और लोकप्रियता है, और उम्र के लिहाज से देखें दोनों एक ही उम्र के हैं, तो यानी युवा होने का तो युवा टक्कर देखते हैं। सबसे बड़ी बात, वो द्रविड़ियन राजनीति को रिप्लेस कर रहे हैं। बिल्कुल, और द्रविड़ियन राजनीति को रिप्लेस करना ही के अन्नामलाई, क्योंकि अभी तक वहाँ अब द्रविड़ियन राजनीति के मुकाबले में कोई बड़ा हीरो नहीं था। तो अब के अन्नामलाई यही तो कर रहे हैं। एक तो द्रविड़ियन राजनीति, दूसरा वो है कि एक जिस तरह से विजय सत्ता पर काबिज हुए हैं, परिवारवाद जो है, विजय सत्ता पर काबिज हुए हैं, उन्होंने दोनों की जो है एआईडीएमके हो या डीएमके, उन्हीं दोनों की जमीन को हिलाया है। बिल्कुल, अब उन दोनों की जमीन को हिलाया, तो इनके पास जो है, जो उनके विरोधी वोट हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के हो सकते हैं, जो सनातनी विचारधारा के हो सकते हैं, वो वोट लामबंद हो सकता है इनके पास। बिल्कुल, इनके पास स्पेस है, काफी स्पेस है। ऐसा नहीं कि विजय के साथ ही सब कुछ है, क्योंकि ये सनातन की राजनीति करते हैं। विजय सनातन की राजनीति नहीं करते, ये सनातन की राजनीति कर रहे हैं, और तभी इनको बीजेपी के बी टीम कहा जा रहा है। तो जिस तरह से ये आगे बीजेपी के मुकाबले मुझे लगता है एक पॉइंट इनका ज्यादा ये रह सकता है कि बीजेपी ने इस बार एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। तो अपने में ब्राह्मणों का वोट बैंक भले वहाँ 3% हो, लेकिन ब्राह्मण वहां भी हमेशा जो है प्लम पोस्टिंग में रहे। और बिल्कुल, वो तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो इसी उसमें ये के अन्नामलाई अपनी अलग तरह की राजनीति, एक इनका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि परिवारवाद वाली जो राजनीति चलती है तमिलनाडु के अंदर, वो चलती ही आ रही है अभी तक। तो उस पर भी ये कटाक्ष कर रहे हैं, उसको भी खत्म करना चाहते हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो के अन्नामलाई का जो संगठन है, अब इन्होंने कह दिया 2031 में ये चुनाव लड़ेंगे। जो पार्टी है इनकी, विधानसभा का चुनाव जो होगा वो पूरी तरह से मेहनत के साथ ये लड़ेंगे, क्योंकि एआईडीएमके और डीएमके का अब वहाँ जो जनाधार है वो घट रहा है। वो टीवी के सामने तो बड़ी स्थिति वही टीएमसी जैसी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि और कांग्रेस के साथ सत्ता में नहीं आया, सत्ता में आने की दौड़ से इतना पीछे रह गए हैं कि अगली बार के लिए उसमें टूट फूट न हो, इसकी जो है गुंजाइश कम ही लगती है। और क्योंकि कांग्रेस डीएमके के साथ चलेगी उधर, वो डीएमके उसके टीवीके के साथ चलेगी, डीएमके को छोड़ दिया, डीएमके को खासी नाराज है। और कांग्रेस का तो वजूद वैसे ही खत्म हो जाना कि इनको तो कह देंगे जी भाई आप आज यहाँ कल वहाँ परसों कहाँ। तो कांग्रेस का तो उस स्पेस को भरने के लिए के अन्नामलाई, क्योंकि बीजेपी की राजनीति भी ऐसी शुरू हुई थी। आप एक स्पेस तो था बीजेपी की राजनीति में उस टाइम कि क्या भाई मुस्लिम हिंदू का वोट उसको जा रहा है, तो अब हिंदू का वोट किसको जाएगा। तो वो एक स्पेस था, बीजेपी ने उस स्पेस को फुलफिल किया, और बीजेपी देखिए आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। हमारे सूत्र में बता रहे थे, हम जानना चाहेंगे आपको क्या ऐसा लगता है कि अन्नामलाई की अलग पार्टी, अलग राह अपनाने की एक बड़ी वजह ये थी कि तमिलनाडु जैसे राज्य में वहाँ की तमिल आइडेंटिटी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा। बीजेपी या कांग्रेस या कोई दूसरी राष्ट्रीय पार्टी वहाँ पैर नहीं जमा पाती है। लंबे समय से कांग्रेस वहाँ नहीं है, बीजेपी वहाँ पैर लगे ही नहीं जमीन में बीजेपी के वहाँ। तो कुल मिलाकर वहाँ क्षेत्रीय पार्टियां ही उभर सकती हैं, और क्योंकि अन्नामलाई पे बीजेपी का ठप्पा था, इसलिए अन्नामलाई भी पूरी तरह से पैर नहीं जमा पा रहे थे। अन्नामलाई अगर बीजेपी से अलग होकर अपने लिए रीजनल जो है फोकस करेंगे तो रीजनल एक्सप्रेशंस को पूरा कर सकेंगे और एक क्षेत्रीय नेता के तौर पर उभर सकेंगे। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है ये बड़ा कारण रहा अन्नामलाई का बीजेपी से अलग होने का? बिल्कुल, ये एक बड़ा कारण है। ये एक बड़ा कारण इसलिए भी है कि तमिल भाषा और तमिल भाषी लोग वो कहीं ना कहीं अपनी भाषा पे गर्व करते हैं। और जब बीजेपी ने ये एक रेजोल्यूशन पास किया, लेके आए कि हम हिंदी को त्रिभाषा फॉर्मूला, त्रिभाषा फॉर्मूला जब लेके आए तो पूरे स्टेट में कहीं ना कहीं इसका विरोधाभास देखा गया। तो इसके चलते बीजेपी पे एक डेंट लगा हुआ था कि भाई ये आएंगे तो हिंदी भाषा इंप्लीमेंट कर देंगे, और तमिलियन लोग ये नहीं चाहते हैं।
ये भी एक बड़ा कारण था कि अन्नामलाई अन्नामलाई ने को बयान में भी कहा कि हाँ। लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं बीजेपी का हूँ या तमिलियन हूँ। बिल्कुल, तो लोगों के दिमाग में ये डाल दिया गया पहले ही कि बीजेपी आएगी तो उनकी भाषा को, उनकी आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं खतरा है। ये देखते भी अन्नामलाई का अलग जाना बहुत जरूरी था। देखिए, जब भाषा की बात चल रही है तो भाषा तो अंग्रेजी भी अपनाते हैं वो लोग तमिलनाडु में। लेकिन एक हिंदी के प्रति एक भावनाएं ग्रंथि है उनमें। हाँ, एक हिंदी के प्रति है। तो उस चीज का जो फर्क हुआ है यही, तभी तो बीजेपी वहां पैर नहीं जमा पा रही। भाषा हो गई, बहुत सारी चीजें हैं। अन्नामलाई जिस राजनीतिक रास्ते पर चले हैं, जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, हम जानना चाहेंगे उनकी राजनीति में खास बातें क्या हो सकती हैं। देखिए, खास बात है सबसे पहले तो सनातन, उस सनातन को प्रमुख लेकर चली रहे, क्योंकि और कोई पार्टी उस तरह से वो उस मुद्दे को नहीं उठा रही है। एक जैसे बीजेपी ने शुरुआत की थी, बीजेपी ने हिंदुत्व का मुद्दा लिया था, ऐसे ही वो सनातन का मुद्दा वहां लेकर चल रहे हैं। दूसरा, मैं चौहान सर के साथ एक चीज और जोड़ दूं कि के अन्नामलाई की राजनीति और टीवीके की राजनीति और द्रविडियन राजनीति कंप्लीटली अलग होगी। ये किस तरीके से, इसमें आप किस तरीके से, एक तो जो फ्री रेवड़ी कल्चर है वो ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रहता है। टीवीके अभी आए हैं, लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे, सोना देंगे, चांदी देंगे, शादियां में साड़ी देंगे, पता नहीं और क्या क्या उन्होंने जो वादे किए हैं। एक समय ऐसा आएगा कि जैसे कोई घर बना हुआ है और पीढ़ी दर पीढ़ी वो कमजोर होता जाता है, तो जब आपको उसका रिनोवेशन के भी पैसे नहीं होंगे, बिजली विभाग को सैलरी देने के लिए आपके पास नहीं होगा क्योंकि आपने बिजली फ्री कर रखी है, बस कंडक्टर की सैलरी कहाँ से निकलेगी जब आपने बसें फ्री कर रखी हैं, तो कहीं ना कहीं वो सरकार पे बर्डन बढ़ेगा। और फिर जब वो आप नहीं कर पाएंगे, उसमें जब आप क्लॉज लेके आएंगे कि सिर्फ स्त्री को ही देंगे, फिर आप उसमें क्लॉज लेके आएंगे कि जो छात्राएं हैं स्कूल जाती हैं हम उन्हीं को बस फ्री देंगे, तो फिर असंतोष बढ़ता है जनता में। और जब ये असंतोष बढ़ेगा तब 31 में के अन्नामलाई आएंगे और कहेंगे कि देखिए, मैं फ्री रेवड़ी कल्चर के समर्थन में नहीं हूँ, मैं इन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं स्कूल ऐसा करूंगा, मैं ये चीजें ऐसे ऐसे बदलाव करूंगा, और इस तरीके से अन्नामलाई का हो सकता है उदय हो तमिलनाडु। देखिए, फ्री रेवड़ी कल्चर की जो कहानी है ना, वो बहुत पुरानी है, बहुत पहले से चली हुई आ रही है। अब आप दिल्ली से ही लेकर चलिए, दिल्ली में फ्री रेवड़ी कल्चर की बात हुई थी, उसके बाद मध्य प्रदेश, वहाँ भी हुई थी, फिर बंगाल में आपने देखा ही क्या हुआ। तो इन फ्री रेवड़ी कल्चर का असर होता है, लेकिन उतना भी नहीं होता कि वो कई बार नहीं होता वो मुद्दा कई बार गौण हो जाता है फ्री रेवड़ी कल्चर का, क्योंकि लोग फिर उसे अपना अधिकार मानने लगते हैं कि ये तो हमारा अधिकार है, ये तो हमें मिलना चाहिए, तो ये सरकार थोड़ी दे रही है, तो लोग ये कहने लगते हैं सरकार थोड़ी दे, तो हमारा अधिकार है, ये हमें मिल रहा है। तो सरकार को वोट से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता है। अन्नामलाई की राजनीति आप क्या खास बात देखते हैं? देखिए, अन्नामलाई की राजनीति खास इसलिए है कि अन्नामलाई एक तरह से जुझारू किस्म के इंसान है, और जिस तरह से वो राजनीति कर, बाकी सबकी राजनीति लोगों ने देख ली, अब टीवीके की राजनीति देखेंगे विजय की। अगर विजय की राजनीति भी तमिलनाडु में लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई ऐसे कांड हो चुके हैं तमिलनाडु में जिसको लेकर विजय के खिलाफ लोगों में गुस्सा शुरू हो गया है। ये भी आप देख लीजिए अभी से ही, और उनकी कई चीजें, कई फैसले उस चीज पर असर डाल रहे हैं कि अन्नामलाई जो वो यहीं से अपनी राजनीति शुरू करेंगे। वो सबसे पहले तो सनातन की बात हमने कर ली, उसके बाद परिवारवाद, उसके बाद जो उनका एक जुड़ाव है ना लोगों से। अब ये उनका जुड़ाव जैसे रास्ते पे भी निकल रहे हैं, एक मैंने वीडियो देखा था, एक बच्ची दूर से इनको इशारा करती है तो वो बच्ची से मिलने जाते हैं, उसको गोद में उठाते हैं, तो इनका जो जुड़ाव है एक सौम्य और बिल्कुल उस किस्म के इंसान है ये। तो के अन्नामलाई अगर आगे राजनीति में बढ़ते हैं तो उनका ये चीज़ें उनको जरूर हेल्प करेंगी। तो ये के अन्नामलाई की हम बात कर रहे थे, जो राजनीति के धुरंधर बनकर उभर रहे हैं, और अगर वो इसी रास्ते पर चलते रहे, इसी रफ्तार चलते रहे, तो हो सकता है 2031 के तमिलनाडु के चुनाव में वो एक राजनीति के बहुत बड़े धुरंधर बनकर उभरे। लेकिन अब वो बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी को जितनी जरूरत उनकी थी उतनी ही उनको बीजेपी की जरूरत थी। अब वो कितनी जरूरत थी ये उनके अगले 5 साल के सफर से तय होगा। अगर वो बड़ी सफलता पा जाते हैं तो माना जा सकता है कि इस राजनीति जो है अन्नामलाई की जो राजनीतिक जमा पूंजी है वो उनकी अपनी खुद की उपलब्धि है। लेकिन अगर वो कोई बड़ी सफलता नहीं पा सकते हैं तो ये भी फैक्टर में ध्यान रखना होगा कि बीजेपी से हटकर जो नेता राजनीति करने गया उनमें से अभी तक कोई बड़ा नेता बनकर एक छतरा बनकर नहीं टिक पाया है। खैर, राजनीति क्या मोड़ लगी इसका इंतजार करने के लिए हमें अगले 5 साल इंतजार करना होगा ये सब देखने के लिए। तब तक के लिए आप हमारा देखते रहिए एपिसोड राजनीति के धुरंधर। तब तक के लिए धन्यवाद।